अलग तरह से देखता है। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद धर्म प्रकाश जी, आपके समय की बाध्यता है, मैं इसका सम्मान करता हूँ, और आप बीच में कभी भी आप साइन ऑफ कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय निकाला हमारे साथ जुड़े, धन्यवाद आप। थैंक यू। अनिल जी, आपके पास आता हूं मैं। प्रवासी भारतीय, मोदी जी ने भारत में बिगड़ती हुई छवि को वहां सोचा कि वहां से कुछ इंपोर्ट कर ले, कि विदेशों में दिखाया जाए यहाँ पर भरपूर मात्रा में क्या हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में एक स्टेडियम भर लिया, जहां पर द बॉस तो किसी और के लिए कहा गया था कि बॉस तो हमारे महाराष्ट्र में भी लोग कहते रहते हैं, बॉस क्या हाल है, बॉस कैसे हो। तो वो एक शब्द पकड़ लिया इन्होंने कि बॉस कह दिया, तो इनको लगने लगा कि शायद ये पूरी दुनिया के बॉस हो गए हैं। लेकिन उस डायस्पोरा के अंदर अब जो उनका डिक्लाइन हो रहा है वो बहुत परसेप्टिबल डिक्लाइन है। यूएसए में लगभग 45-50 लाख भारतीय डायस्पोरा है, जिसमें हिंदू 51%, क्रिश्चियन 18%, मुस्लिम 10%, सिख 5%, और बाकी 10-12%। अगर यूके में जाते हैं तो 15 से 17 लाख की पॉपुलेशन है, हिंदू सिर्फ 49%, सिख 22%, मुस्लिम 14%, क्रिश्चियन 10%। कनाडा के अंदर 20 लाख की पॉपुलेशन में सिख 35%, हिंदू 27%, मुस्लिम 17%, और क्रिश्चियन 16%। और ऑस्ट्रेलिया की 8 लाख में जहां बहुत बड़ा हल्ला गुल्ला किया था, हिंदू 45%, सिख 21%, क्रिश्चियन 10%, मुस्लिम 7% है वहां पर। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि यहां पर बहुत बड़ा तबका अमेरिका के अंदर जो डायस्पोरा का है वो साउथ इंडियन का है। मैं आपको बताऊं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयाली पीपल है, और दलित भी उनके अंदर है। वो ऑलरेडी उससे दूर जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक खास उन्होंने अपना हिंदू स्वयंसेवक संघ के हिसाब से या फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी टाइप ऑफ एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, जैसे फ्रेंड्स ऑफ कांग्रेस भी है वहां पर, जो वहां पर देखा जाए कि उनको बुलाते हैं और उन्हीं से नाच गाने करवाएंगे, गरबा करवाएंगे, आप देखेंगे, और दिखाने की कोशिश करेंगे देखिए भारतीय कम्युनिटी, भारतीय डायस्पोरा इससे कितना प्यार करता है। मुस्लिम, सिख और जैन तो ऑलरेडी उनसे दूर जा चुके हैं, क्रिश्चियन दूर जा चुके हैं। इनकी समस्या यह कि डायस्पोरा का ऑलमोस्ट 75% हिस्सा अमेरिका में, यूके में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में मोदी से कट चुका है, और वो क्रिटिकल है इस समय। और वो इस समय राहुल की इस बात को देख रहे हैं कि राहुल हैज कम अप एज ए न्यू, यू कैन से एक नई खुशबू के रूप में ऊपर आए हैं। वो सबके सवालों के जवाब देते हैं, उनमें वार्मथ है, उनमें गर्माहट है, और वो बिना किसी लाग लपेट के लोगों से मिलते हैं, लाइन में लग जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, सेल्फी लेते हैं, जो मोदी नहीं करते हैं, और सबके प्रश्नों के जवाब देते हैं और मुस्कुराते हैं। ये जो छवि बाहर राहुल की निकल के आ रही है, बीजेपी इससे परेशान है कि ये एकमात्र कॉन्स्टिट्यूएंसी बची थी दुनिया में, अब वो भी ध्वस्त होने जा रही है। अनिल जी, मैं इस पर टिप्पणी चाहूंगा। दिनेश जी, बाहर जो डायस्पोरा, जो प्रवासी भारतीय रहते हैं जी, वो भारत की सच्चाइयों से अनभिज्ञ रहते हैं। कईयों को तो 3-3 पीढ़ियां हो गई है वहां पे गए हुए, और काफी प्रवासी ऐसे हैं जिनका भारत से लगभग संपर्क टूट चुका है, लगभग। जी, तो उनको जो वहां का जो प्रचार का माध्यम से, जो भी आरएसएस का होगा या भाजपा का होगा, जो भी प्रचार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो किया जाता है, उसमें उनको लगता है कि भाई भारत तो सबसे आगे निकल गया, विश्व गुरु बन चुका है। और मैंने आपको एक बार शायद पहले भी जिक्र किया होगा कि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप जो मेरे क्लास फेलोज का है, उसमें करीब करीब 25-30 यूएसए में रहते हैं। और वो जब इस तरह की बात मैसेज भेजते हैं तो मैं कहता हूँ, भैया जब इतना भारत तरक्की कर चुका है, विश्व गुरु बन चुका है, तो आप क्यों यूएसए में पड़े हुए हो, नरक में, गटर में पड़े हुए हो? आप तो अपना पासपोर्ट फाड़ो या उसकी होली जलाओ, अपने बच्चों का भी पासपोर्ट फाड़ो, सिटीजनशिप उनके मुंह पे मार के आओ अमेरिका वालों के, और इंडिया वापस आ जाओ। फिर वो आए बाएं करने शुरू हो जाते हैं कि जी ऐसा है, वो बच्चे नहीं मान रहे, अब यहीं के हो गए, मतलब बेतुकी बातें करते हैं। मैंने कहा बच्चे क्यों नहीं मानते भाई, अब तो विश्व गुरु बन चुका है, सबसे एडवांस नेशन बन चुका है इंडिया में, आप आइए, और आपके लिए सिटीजनशिप भी खुली है, आप तो हिंदू हैं। तो ये जो बकवास वहां पे, देखिए झूठ जो होता है ना, उसका एक सच जो है वो जैसे सूरज है, वो झूठ के बादल के पीछे बहुत ज्यादा तक छुप नहीं सकता। ठीक है, मौसम खराब चल रहा है, जैसे शिमला का भी बादल बादल हो रहे हैं, लेकिन कितने दिन तक बादल रहेंगे? तो सूरज तो निकल करके आ ही गई और सच्चाई दिखाई देगी। और जो सिनेरियो जो क्रिएट हो रहा है ना दिनेश जी, जो आप एक प्रोवर्बियल
एक एग्जांपल देते हो डेविड एंड गोलियत, हूबहू बिल्कुल वही होता नजर आ रहा है इस समय। एक व्यक्ति है जो बहुत दिखने में बहुत जिसको कहे विशाल काय है, 7.5 फुट का दिखा है, जो गोलियत जिसका आप एग्जांपल देते हो, डेविड एंड गोलायत। गोलियत, हम गोलियत बोलते हैं हरियाणा वाले। तो कोई बात नहीं, ना उन्हें जैसे मर्जी बोल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। ठीक है, ठीक है। और डेविड तो ठीक ही बोल रहा हूँ खैर मैं। तो डेविड जो है वो एक बच्चा है, वो एक जिसको कहते हैं कि मवेशी चराने वाला है, पशुपालक है, और वो कहता है मैं मुकाबला करूंगा, पूरी फौज ठहराई हुई है गोलियत से मुकाबला करने के लिए, और वो अपनी गुलेल लेके चल देता है, और छोटी सी गुलेल से अपना आप वाली बात है कि कितना काम कर देता है। तो राहुल जी इस समय ही इज एमर्जिंग एज ए हीरो। जिस तरह सहजता है वो ट्रक वाले के साथ बैठ करके सीट पे चलना, क्या आप सोच सकते हैं इस तरह की बातें? बीजेपी के जो बड़े बड़े जो टॉप के 10-20 नेता हैं उनमें से कोई ट्रक वाले के साथ बैठ कर, आम ट्रक में, कोई स्पेशल ट्रक भी नहीं बना था, वो जो ढाबे पे खड़ा हुआ ट्रक उसमें बैठ करके चल देना। तो भारत जोड़ो यात्रा जब से शुरू हुई है, राहुल गांधी का एक जिसको कहते हैं ना एक इनहिबिशन थी, जब तक वो बाहर आम जनता में मिले, वो गिने चुने सिलेक्टेड लोगों से मिलते थे। जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है दिनेश जी, और उन्होंने आम लोगों से, सड़क चलते लोगों से मिलना शुरू किया है, और जो भारतीय समाज शास्त्र है दिनेश जी, भारत का नेता असल में गांधी क्यों था? क्योंकि लोहिया जी क्यों थे, बाबा साहब अम्बेडकर क्यों थे? उनको भारतीय समाज शास्त्र का पूरा पूरा ज्ञान था। और जैसे जैसे राहुल जी परिपक्व मैच्योर नेता के रूप में उभर करके आए हैं, भारतीय समाज शास्त्र का उनको जिसको कहते हैं कि बिल्कुल पूरा का पूरा ज्ञान हो चुका है। और तभी वो देखिए कितनी मजबूती से सेकुलरिज्म की बात करते हैं। उनसे जब पूछा गया कि भाई देखिए आपका अगर सपोज कांग्रेस इन पावर 2024 में आ जाती है तो क्या आप माइनॉरिटीज के लिए कुछ कानून में परिवर्तन करेंगे? तो कहते हैं हमारे यहाँ के कानून बहुत रोबस्ट हैं, हमारे यहाँ का सिस्टम बहुत रोबस्ट है, सिर्फ उनको अप्लाई करने की एक नीयत की जरूरत है। उनको अप्लाई करना है, कोई नए कानून, कोई नए वो बनाने की जरूरत है ही नहीं। तो दूसरी बात जो आलोचना की, देखिए एक तरफ वो नेता है जो बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोल ही नहीं सकता, मन की एक तरफा बात करता है। दूसरी तरफ वो बात है जो इम्प्रॉम्प्टू, जिसको कहते हैं ना अचानक प्रश्न आ गया, जैसे आप हम लोगों से भी कर देते हैं, तो हमें भी इम्प्रॉम्प्टू बोलना पड़ता है ना, पता नहीं आज दिनेश जी कहां से कौन सा प्रश्न उठा दे, किस विषय में बोलना पड़ जाए। तो इम्प्रॉम्प्टू बोलना सर अच्छा है ना सर, बहुत अच्छा है, कम से कम टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत नहीं पड़ती सर। जी जी, तो मैं यही कह रहा हूं कि इम्प्रॉम्प्टू बोलना ना बहुत बड़ी बात होती है। पहली चीज तो यह है कि उसके लिए आपको ज्ञान चाहिए। अगर आपका जिसको नॉलेज बेस नहीं है, आप इम्प्रॉम्प्टू बोल ही नहीं सकते। दूसरी चीज उसके लिए नियत चाहिए, उसमें आपकी जो असलियत, मतलब आप उसको छुपा नहीं सकते अपनी पर्सनैलिटी को, आपका जो व्यक्तित्व है वो निकल के आएगा ही आएगा। जब आप इम्प्रॉम्प्टू किसी से प्रश्न पूछेंगे और वो इम्प्रॉम्प्टू उसका जवाब देगा, तो वो किस तरह का व्यक्ति है, उसके किस तरह से विचार है, वो सब निकल के आएंगे। और मोदी जी की जो छवि है वो सारी की सारी जिसको कहते हैं गढ़ी हुई छवि है। और दिनेश जी, जो कर्नाटक के चुनावों में जो सोशल जस्टिस की बात की राहुल गांधी ने, कास्ट सेंसस की बात की, जो इस समय सबसे बड़ा, अब मोदी जी कहते तो ये है कि मैं ओबीसी का नेता हूं, प्रचारित कराते हैं कि हमने 27 ओबीसी के मंत्री बना दिए, लेकिन एक तमाम देश के कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट्स कह रहे हैं कि कास्ट सेंसस चाहिए, डाटा चाहिए हमें, अगर ओबीसी के लिए कोई योजनाएं जो भी उनके कल्याण की उनको लागू करना है। तो कास्ट सेंसस पे सबसे बड़ी रुकावट तब हो रही है जब इस देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है। कितनी बड़ी त्रासदी है। और राहुल जी ने कर्नाटक में भी ये बात बड़े ठोक के कही, और अमेरिका में भी उन्होंने बोली है, क्योंकि आपने जैसे बताया कि साउथ इंडिया के काफी लोग वहां पे रहते हैं और वो इन सब चीजों को बड़ी खुल करके इन चीजों का समर्थन करते हैं। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी, जो ईमानदारी, ऑनेस्टी जो राहुल जी के बिहेवियर में झलकती है, वो नहीं झलकती। और फिर जो सबसे बड़ी बात कहते हैं, देखिए पूरा विश्व
उसमें जो प्रजातंत्र और लोकतंत्र को पसंद करने वाले लोग हैं वो इंडिया की तरफ बड़े गौर से देखते हैं, बिकॉज इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। नेशनल प्रेस क्लब के जो मॉडरेटर ने भी जब इंट्रोडक्शन शुरू में दिया तो उसने एक चीज को अंडरलाइन किया कि इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। अगर यहाँ डेमोक्रेसी पे कोई चोट पहुंचती है तो ये समझिए कि पूरे उसके जो रिपरकशंस होंगे पूरे विश्व में होंगे। इसीलिए सब पूरा विश्व चिंतित है भारत के लोकतंत्र को लेकर के। और उन्होंने एक चीज और वही बात कही कि ही इज द फियर्सेस्ट, सबसे तीखे आलोचक हैं राहुल गांधी, और इसी के चलते ये अदानी का प्रश्न उठाते हैं, ये और प्रश्न उठाते हैं, और इसी के चलते उनको मानहानि का केस होता है, उसमें मैक्सिमम 1947 के बाद जो सजा नहीं दी गई 2 साल की सजा दी जाती है, और जो मिनिमम है डिस्क्वालीफाई करने के लिए, तो उनको अपनी लड़ाइयों की कीमत चुकानी पड़ रही है। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि ठीक है मेरी संसद सदस्यता चली गई, लेकिन मेरे मौके अब बोलने के और लड़ने के, सच्चाई के लिए, अधिकारों के लिए वो और बढ़ चुके हैं। जी